जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे संविधान में जो भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनटीपीसी परीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 25 के आसपास प्रश्न इस टॉपिक से पहले ही पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग शुरुआत में उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जो भी हमारे संभावित संशोधन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी संशोधनों के बारे में भी हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। लेकिन आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि आज की हमारी डेट है 25 फरवरी और सभी को याद ही होगा कि 25 फरवरी के दिन हम सभी को ट्विटर के ऊपर दिन में 11 बजे से अपने कैंपेन को शुरू करना है। और इस कैंपेन के अंतर्गत आपको मोदी रोजगार 2 हैशटैग और मोदी जॉब 2 हैशटैग के साथ में ट्वीट करना है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि इन दोनों हैशटैग को यूज करके यहाँ पर ट्वीट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी ने इन दोनों हैशटैग का यूज करके ट्वीट किया है तो उसके ट्वीट को आपको रीट्वीट करना है। और सभी बच्चे का यहाँ पर लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम हम लोग 50 से 100 ट्वीट और रीट्वीट यहाँ पर करेंगे। तो मैं आप सभी से ये आशा करता हूँ कि आप सब ट्विटर पर जाकर के यहाँ पर ट्वीट और रीट्वीट जरूर करेंगे। एक सबसे जरूरी चीज कि आपको इन दोनों हैशटैग के अलावा किसी अन्य हैशटैग को यूज नहीं करना है। जैसे कि पिछली बार आपने देखा होगा कि मोदी गर्लफ्रेंड दो, मोदी बॉयफ्रेंड दो, इस प्रकार के हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। तो कोशिश ये करनी है कि इन हैशटैग में आप पार्टिसिपेट ना करें। भले ही आप सिंगल हो लेकिन आपको मोदी जी से गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की डिमांड नहीं करनी है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है वह किस वर्ष हुआ था। तो ये प्रश्न घुमा फिरा करके 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो अगर हम लोग पहले संशोधन की बात करते हैं तो ये आपका 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? तो इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। किसको? 9वीं अनुसूची को यहाँ पर जोड़ा गया था। तो प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा 1951 में जो पहला संशोधन हुआ था उसके द्वारा यहाँ पर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो पंचायती राज की व्यवस्था है इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। तो अगर हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो इसे लागू किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे लागू किया गया था। अच्छा, लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और इसीलिए 24 अप्रैल के दिन हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहली बार जो पंचायती राज है वह किस राज्य में शुरू हुआ था, तो ये आपके 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। तो ये सारे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। पंचायती राज व्यवस्था वाला भी 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा जो भी आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है या फिर आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, उनके लिए कई सारे फ्री टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो इन फ्री टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली आपको नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में अगर आपसे वहां पर कूपन कोड पूछा जाता है तो KV10 आप कूपन कोड एंटर करेंगे और उसके बाद में उस टेस्ट में एनरोल कर लेंगे। तो जब भी टेस्ट शुरू होगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद में आप यहां पर टेस्ट दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए मॉक टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको यहाँ पर सारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आप CB2 एग्जाम देना चाहते हैं और अच्छे से, यानी कि अगर आपने CBT1 अच्छे से दिया है, CBT2 अच्छे से देना चाहते हैं, तो उसके लिए अनअकैडमी के ऊपर आपको कई सारे कोर्स भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो उसके लिए जितने भी बैच होंगे उन सभी बैच में आप पढ़ सकते हैं। यानी कि आप एक कोर्स परचेज करने के बाद में जितने भी बैच चाहें उतने बैच पढ़ सकते हैं, जितने टीचरों से चाहें उतने टीचर से पढ़ सकते हैं, जितने यहाँ पर आप लर्निंग मटेरियल चाहें वह सारे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको यहाँ पर CBT2 और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। और अगर आप यहाँ पर कोड यूज करेंगे KV10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे की तैयारी का जो कोर्स है वह काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि मात्र 3000 रुपये के कोर्स में
आप पूरे 12 महीने की रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर 3600 पे करते हैं तो आप इससे 2 साल की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप यूज़ करेंगे कोड के V10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर मत करिए, क्योंकि ये जो 10% का डिस्काउंट है वह अगले महीने से हो जाएगा 5% का। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसमें से किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो 69वां संविधान संशोधन है 1991 वाला, ये किससे संबंधित है। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे यहाँ पर जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर विधानसभा भी बनाई गई। तो आपको ये पता ही होगा कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर कुल 3 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पर आपको विधानसभा मिलेगी। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यहाँ पर विधानसभा बनाई गई थी 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया, लगभग 3 से 4 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि हमारे संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकार था, उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो इसे हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया था। तो संविधान में हमारे अनुच्छेद 19F और 31 के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद के ऊपर या फिर जो आपकी अनुसूची और भाग हैं, इन सभी के ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। उन सभी की लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी। तो वहां से अगर आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 154वां संविधान संशोधन विधेयक 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये संबंधित EWS आरक्षण से। किससे? EWS यानी कि जो भी हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोग थे, उनके आरक्षण से संबंधित था 124वां संविधान संशोधन विधेयक। तो यहाँ पर आपके मन में सवाल ये उठ सकता है कि ये जो हमारा 124वां संविधान संशोधन विधेयक था वह कैसे हो सकता है, क्योंकि ये हमारा 103वां संविधान संशोधन एक्ट था। तो मैं आपको कई बार ये पहले बता चुका हूं कि कोई जब हमारा बिल प्रस्तुत किया जाता है, दोनों सदनों में पास होने के बाद में जब उस पर राष्ट्रपति महोदय अपनी सहमति देते हैं तब जाकर के वो कानून बनता है। तो अगर कोई बिल प्रस्तुत किया गया तो वो कहा जाएगा कि किस नंबर का ये बिल था। तो जाहिर सी बात है, कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी संविधान संशोधन से जुड़े हुए बिल हमारे संसद में प्रस्तुत किए गए हैं वह सारे कानून बने हों। तो बिल ये हमारा था 124वें नंबर का। और अगर हम लोग कानून की बात करते हैं तो यह 103वां संविधान संशोधन था। तो 2019 में इसे लागू किया गया था। यह प्रश्न भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। और ये भी पूछा गया है कि पहली बार किस राज्य ने EWS आरक्षण को लागू किया था। तो ध्यान रखिए, गुजरात ने इसे लागू किया था। अगला प्रश्न पूछा गया, 2015 में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच जो जमीन है इसकी अदला बदली हुई थी। तो ये प्रश्न भी 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये हमारा था 100वां संविधान संशोधन। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा यहाँ पर जमीन की अदला बदली की गई थी। वैसे 101वें संविधान संशोधन से भी 2 से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये GST से संबंधित है, यानी कि GST को इंट्रोड्यूस किया गया था। 102वें संविधान संशोधन की बात करें तो इससे भी 2 से 3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103वें की बात करते हैं तो इसके द्वारा EWS कोटा दिया गया था। तो डिटेल में अभी हम लोग लास्ट में इसे डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु होती है उसको 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये आपका था 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में होता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो हमारी संसद थी या फिर विधानसभा के चुनाव होते थे, उनमें जो भी यहाँ पर वोटिंग के लिए न्यूनतम आयु थी वह आपकी 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में इसको घटा करके 18 ईयर कर दिया गया। तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान उल्लेखित है। तो आप सभी को याद रखना है कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 368 और इसके माध्यम से हमारे संविधान में संशोधन का प्रावधान दिया गया है। और कितने प्रकार से संशोधन होते हैं तो साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी,
इसके बाद में एक हमारा होता है विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनकी मंजूरी। तो 3 तरीके से हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है वह हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो ये हमने लिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ये हमने लिया हुआ है। और आए दिन तक, यानी कि इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 104 संशोधन हो चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ये जो प्रश्न है ये भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है इसे ही हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब क्यों जानते हैं इसके बारे में अभी हम लोग आगे जानेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। तो ये प्रश्न भी 2 से 3 बार आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा संविधान था हमारा संविधान संशोधन था 86, यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे यहाँ पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है उसको मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि हमारे यहाँ पर जो राज्य होंगे उनकी ये दायित्व होगी, यानी कि उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि उनके राज्य में जो भी 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे होंगे उनको वह लोग मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करें। तो ये प्रावधान यहाँ पर किया गया था। तो इस प्रकार से जो भी आपके प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को लगभग हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आइए हमारे संविधान में जो संशोधन हुए थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर ब्रीफली जानते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम लोग ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी जब आपका एनटीपीसी का एग्जाम समाप्त हो जाएगा, जब हम लोग ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लासेस को कंडक्ट करवाएंगे तो उसमें इनको हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर आप चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए पहले बात करते हैं हमारे यहाँ पर जो पहला संविधान संशोधन हुआ था। CEA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है CAA। तो ये आपको याद रखना है। तो जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था वह 1951 में हुआ था। अब क्या क्या प्रावधान किए गए? तो 9वीं जो हमारी अनुसूची है उसको यहाँ पर जोड़ा गया था। भूमि सुधार जो कानून है उसको यहाँ पर लागू किया गया था, यानी कि जो हमारा जमींदारी सिस्टम था उसको यहाँ पर समाप्त किया गया था। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया था कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 15 था उसमें क्लॉज 4 जो है उसमें ये प्रावधान किया गया कि हमारे राज्य अगर चाहें तो जो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय हैं उनके लिए विशेष प्रावधान वे कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन भी पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं 7वें संविधान संशोधन की। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका हुआ था 1956 में। अब इसमें क्या हुआ? तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो भी हमारे राज्य होते थे उनको 4 कैटेगरी में रखा गया था, यानी कि समूह का वाले राज्य, खा वाले राज्य, गा वाले राज्य और घा वाले राज्य। लेकिन 1956 के आसपास आप सभी को पता होगा कि भाषाई आधार पर हमारे देश में जो राज्य हैं उनमें बंटवारे को लेकर के मांग उठी। और उसी समय यहाँ पर एक समिति भी बनाई गई थी जिसका मुख्य रूप से काम ही था कि भाषा के आधार पर राज्य का किस प्रकार से विभाजन किया जाए उसके बारे में वह अपनी सलाह दे। तो यहाँ पर जो आपके वर्ग A, B, C, D इस प्रकार का विभाजन था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद में हमारे देश में कुल मिलाकर के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी जोड़ दिया गया कि हमारे यहाँ पर जो भी हाई कोर्ट होते हैं ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए उनका अपना एक हाई कोर्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक हमारा हाई कोर्ट है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को अपनी सेवाएं दे रहा हो। तो इस प्रकार का प्रावधान यहाँ पर 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं 36वें संविधान संशोधन की। तो ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, इसके द्वारा जो हमारे यहाँ पर सिक्किम राज्य है उसको 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था।
तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संशोधन है। कई बार ये अलग अलग परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो इसे शामिल किया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। फिर बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। तो समय आप देख सकते हैं, ये है 1976 का वर्ष और इस समय हमारे देश में लगा हुआ था आपातकाल। तो आपातकाल का समय था, इंदिरा जी यहाँ पर हमारी पीएम थी और उनके द्वारा यहाँ पर कई सारे धड़धड़ा करके जो संशोधन है उनको संविधान में कर दिया जाता है और इसीलिए इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने एक अच्छा काम किया और हमारे संविधान में भाग 4A को जोड़ा। किसको? भाग 4A को जोड़ा और उसके द्वारा अनुच्छेद 51A को इन्होंने जोड़ा था। यानी कि जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी का प्रावधान है, जिसको हम लोगों ने रूस से लिया था, यानी कि उस समय के सोवियत संघ से लिया था, उसको हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो ये पहला इन्होंने काम किया। उसके बाद में दूसरा काम ये किया कि हमारे यहाँ पर जो प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और ये 3 शब्द हमने फ्रांस की क्रांति से लिए थे। उसके बाद में यहाँ पर एक प्रावधान ये किया गया कि अगर संसद कोई कानून बना देती है तो उस कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। यानी कि हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके पास में ये अधिकार होता है कि संसद अगर कोई कानून बना रही है तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वह उसकी जांच कर सकती है कि वह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर यह प्रावधान कर दिया गया कि हम चाहे जो भी बना दें, आप इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में क्या किया गया कि संसद और विधानसभा की कार्रवाई के लिए जो भी कोरम का प्रावधान था उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए आप देखते होंगे कि हमारे संसद की जब कार्रवाई होती है तो लोग वहाँ बैठ के आराम से लड़ते हैं। तो इसमें ये व्यवस्था थी हमारे मूल संविधान में कि अगर हमारे संसद या राज्य की विधानसभाओं की कार्रवाई शुरू होनी है तो उसके लिए जितने भी टोटल मेंबर हैं उनके अगर 10% यहाँ पर उपस्थित होंगे तभी कोई कार्रवाई हो सकेगी। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर संसद में 100 सदस्य हैं तो उन 100 में से अगर 10 लोग कम से कम यहाँ पर होंगे तभी संसद की कार्रवाई होगी। अगर 9 हो जाएंगे तो ये कार्रवाई नहीं होगी। तो यहाँ पर इंदिरा जी ने इसको भी खत्म कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर कोई कोरम जैसी व्यवस्था नहीं होगी। यानी कि संसद या विधानसभाओं की कार्रवाई के लिए मिनिमम जो लोग होने चाहिए वह यहाँ पर नहीं होंगे तो भी यह कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा एक प्रावधान ये किया गया कि अगर संसद के द्वारा कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई बिल हुआ जो कि संसद से भेज दिया गया राष्ट्रपति के पास में, तो इस बिल पर जो हस्ताक्षर है वह राष्ट्रपति को करना अनिवार्य होगा। यानी कि राष्ट्रपति उस पर ना नुकुर नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रावधान भी यहाँ पर कर दिया गया था। उसके बाद में एक प्रावधान इन्होंने ये कर दिया कि जो हमारे देश में संसद थी या फिर राज्य की विधानसभाएं थीं उनका कार्यकाल होता था 5 वर्षों का। तो ये भी इंदिरा मैडम ने बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया था। तो ये सारे महत्वपूर्ण चेंज यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे और इसीलिए इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 1976 में ये प्रावधान इन्होंने किया, यानी कि ये सारे बदलाव किए। 1977 में हमारे यहाँ पर चुनाव होता है। उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। तो जब वह सरकार बनती है तो उन्होंने भी 1978 में कई सारे संशोधन कर दिए। जैसे कि पहला नेक काम उन्होंने किया कि संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों से हटा करके इन्होंने संवैधानिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय आपात था अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, उसमें एक टर्म ये दिया गया था कि अगर हमारे देश में राष्ट्रपति को ये लगता है कि किसी भी प्रकार की आंतरिक अशांति हो सकती है तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। तो इंदिरा मैडम ने इसी के आधार पर यहाँ पर लगाया था। तो अब यहाँ पर ये जो आंतरिक अशांति वाला शब्द था इसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर अगर किसी भी प्रकार का सशस्त्र विद्रोह होता है यानी कि आर्म रेवेलियन होता है तो उसी समय यहाँ पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये प्रावधान कर दिया गया। इसके अलावा ये प्रावधान किया गया कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे। कौन से? 20 और 21 यहाँ पर समाप्त, ये शायद 19 और 21 है, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। 20 और 21 है या 19 और 21 है, ये थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये प्रावधान किया गया। इसके बाद में ये प्रावधान किया गया कि अगर संसद हमारी कोई बिल पास करके राष्ट्रपति महोदय के पास में भेज देती है तो राष्ट्रपति महोदय के पास में ये अधिकार होगा कि वह उस बिल की जांच करें
और उसके बाद में एक बार वह उसे लौटा सकते हैं संसद के पास में। हालांकि अगर संसद दूसरी बार भी उसे भेजती है राष्ट्रपति के पास में तो फिर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ेगी। कोरम वाली जो व्यवस्था थी जिसको 1976 में समाप्त किया गया था 42वें संशोधन में, उसको भी यहाँ पर जिंदा कर दिया गया। संसद और विधानसभा का जो कार्यकाल था वह 5 वर्ष का पुनः कर दिया गया, यानी कि इसको भी 6 से 5 कर दिया गया। और राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वह पहले सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती थी, यानी कि जो हमारे यहाँ पर सामान्य बहुमत होता है उसी के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते थे, लेकिन अब इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी का प्रावधान कर दिया गया। तो जो हमारे कई सारे बदलाव 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे उनको यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पलट दिया जाता है। फिर बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1985 में ये आता है जब हमारे यहाँ पे पीएम होते हैं, क्या नाम है उनका, राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी के द्वारा यहाँ पर 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और जो आया राम और गया राम वाली कहावत थी, यानी कि जो लोग यहाँ पर पार्टी को बदल देते थे जीतने के बाद में, उनके लिए यहाँ पर 10वीं अनुसूची को लाया गया और इसे हम लोग दल बदल संबंधित कानून कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो दल बदल संबंधित कानून है वह हमारे संविधान के 10वीं अनुसूची में शामिल है और इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं 56वें संविधान संशोधन की। तो बस आपको सिंपली याद रखना है कि 1987 में हुआ था और गोवा को यहाँ पर भारतीय संघ में 25वें राज्य के रूप में शामिल किया जाता है, यानी कि 1987 के पहले जो गोवा था यह एक यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसे यहाँ पर एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1989 में ये आता है और यहाँ पर जो मतदान के लिए आयु थी 21 वर्ष उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1989 में ये संशोधन हुआ था। फिर बात करते हैं 69वें संविधान संशोधन की, तो ये होता है 1991 में और इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है, यानी कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाती है और यहाँ पर विधानसभा भी लाई जाती है। तो ये प्रावधान किया गया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की, तो ये होता है 1992 में। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि पंचायती व्यवस्था को यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसके माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसके अलावा एक पार्ट भी जोड़ा जाता है जो कि होता है पार्ट 9। तो ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची, भाग 9 और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, ये सारे प्रावधान 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किए गए थे। इसी से मिलता जुलता है 74वां संविधान संशोधन, तो ये भी आपका 1992 होता है। तो जो हमारे शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पर नगर निगम होते हैं, उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और भाग 9A को यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर के 29 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं पंचायती राज में और इसमें कुल मिलाकर के 18 क्षेत्र ऐड किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 73वें और 74वें संशोधन से याद रखनी है। फिर बात करते हैं 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 की। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि हमारे यहाँ पर जो भी संसद है उसमें सदस्यों की जो संख्या है और जो हमारे राज्य में विधानसभाएं हैं उसमें जो सदस्यों की संख्या है वह फिक्स कर दी गई 2026 के लिए। इसके लिए हमारे यहाँ पर एक परिसीमन आयोग समय समय पर गठित किया जाता है। फिर जो हमारे यहाँ पर जनसंख्या यानी कि जनगणना होती है उसके द्वारा सीटों का निर्धारण किया जाता है। तो 2001 में ये प्रावधान कर दिया गया कि 2026 तक जो भी लोकसभा की सीटें हैं वह फिक्स रहेंगी और जो राज्य में विधानसभाओं की सीटें हैं वह भी फिक्स रहेंगी, यानी कि 2026 के बाद में इसमें कोई परिवर्तन होगा। तो ये प्रावधान 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए हमारे यहाँ पर जो पार्ट 4 है DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो भी हमारे अनुच्छेद शामिल हैं वह सारे अनुच्छेद हमारे राज्य यानी कि जो राज्य सरकार हो गई या केंद्र सरकार हो गई या फिर जो भी राज्य की तरह काम करने वाली अथॉरिटी हैं उन सभी के लिए यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं कि अगर आप इससे जुड़े हुए कोई कानून बनाते हैं तो DPSP में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको आप ध्यान रखेंगे। तो DPSP में जो हमारा अनुच्छेद 45 था उसमें कहा गया था कि राज्य का ये कर्तव्य होगा
कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बंदोबस्त करे। तो इसीलिए 2002 में संशोधन होता है। उसके द्वारा अनुच्छेद 21A को हमारे संविधान में जोड़ा जाता है और उस अनुच्छेद के द्वारा ये प्रावधान किया जाता है कि जो हमारा राज्य होगा वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा, यानी कि फ्री और अनिवार्य शिक्षा देगा। ये प्रावधान कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है 45 में जो प्रावधान था उसको यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो 45 में एक नया प्रावधान कर दिया गया। 45 में ये प्रावधान कर दिया गया कि हमारे राज्यों का ये कर्तव्य होगा कि जो भी 0 से लेकर के 6 वर्ष आयु के बच्चे हैं उनके लिए पोषण और उनके शिक्षा की व्यवस्था राज्य को करनी होगी, या फिर उसके बारे में ये लोग विचार करेंगे। और फिर जो हमारा मौलिक कर्तव्य है यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसमें 11वें कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो 42वां संशोधन हुआ था इसमें से हमारे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इस समय इसमें कुल मिलाकर के 10 मूल कर्तव्य थे। तो उसके बाद में जो हमारा यहाँ पर संशोधन होता है 86वां वाला 2002 में, इसके माध्यम से यहाँ पर 11वें कर्तव्य को जोड़ दिया जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर हमारा होता है 91वां संविधान संशोधन 2003 में। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह कह दिया गया कि जो भी हमारे लोकसभा की मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि लोकसभा में जो मंत्री बनेंगे लोकसभा से, वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पर वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 545 का आप 10% करेंगे तो 54 हो जाएगा। उसके बाद में उसका आप आधा करेंगे तो 27 यहाँ पर अगर आप ऐड कर लेंगे तो टोटल संख्या इनकी हो जाती है लगभग 7 4 11, कितना हो गया 54 और 27, तो 7 4 11 लगभग हो गए 81। तो 81 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। ये प्रावधान कर दिया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं 1900 कहाँ, हाँ 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि होता है 2005 में। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके माध्यम से हमारे यहाँ पर जो भी जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली होती थी उसके आधार पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन कर दिया जाता है। यानी कि जब मोदी सरकार उस समय आती है तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हम लोग यहाँ पर जो प्रणाली है यानी कि जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम बनाएंगे। क्या है इसका नाम, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसके माध्यम से जजों की नियुक्ति होगी। बाद में 2015 में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इसे यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है और कॉलेजियम प्रणाली को फिर से लागू कर दिया जाता है। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बात करते हैं इन 5 संशोधनों की। तो इनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सिंपली मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। 100वां संविधान संशोधन होता है 2015 में। इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश भूमि की अदला बदली करते हैं। 101वां जो संविधान संशोधन है वह 2017 में होता है। इसके द्वारा वस्तु और सेवा कर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। 102वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 2018 में होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यहाँ पर संवैधानिक दर्जा मिलता है। 103वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये आपका 2019 में होता है। ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 10% आरक्षण दिया जाता है। 104वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये आपका 2020 में होता है और इसके माध्यम से जो हमारे यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए आरक्षण था उसको बढ़ा दिया जाता है 2030 के लिए। कहाँ पर आरक्षण था, तो लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें थी एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए आरक्षित, उनको अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। और उसके अलावा लोकसभा में जिन 2 व्यक्तियों को हमारे राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते थे उनके मनोनयन को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब राष्ट्रपति महोदय किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर मनोनीत नहीं कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग राज्यों से जुड़े हुए संशोधन को जान लेते हैं जिनसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले बात करेंगे 10वें संविधान संशोधन की। ये होता है 1961 में और उसके बाद में दादरा और जो नागर हवेली है इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। फिर होता है 12वां संविधान संशोधन 1961 में होता है। गोवा और दमन दीव को यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। कब, 1961 में। 13वां संविधान संशोधन होता है। कब ये होता है, तो 1963 में होता है और नागालैंड को यहाँ पर एक राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। 14वां संविधान संशोधन होता है 1962 में और इसके द्वारा पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। 36वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये आपका होता है 1965
1975 में, और इसके द्वारा सिक्किम हमारे भारतीय संघ में शामिल होता है। उसी प्रकार से 56वां संविधान संशोधन 1987 में होता है और गोवा को यहाँ पर भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। तो ये सारे प्रावधान भी आपको ध्यान रखने हैं। कई बार यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ट्विटर के ऊपर आप सभी को अपनी उपस्थिति को दर्ज जरूर करवाना है और जो भी पार्टिकुलर हैशटैग हैं उनके साथ में ही आपको ट्वीट करना है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो सिंपली आप टाइप करिएगा S।